हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। और आज के वीडियो में अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ की पॉइंट दे रखे हैं और ये सारे पॉइंट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही करवा दिए थे, लेकिन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर इस चैप्टर में दे रखा है कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम, एक है नेचुरल सिस्टम और एक क्या है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इन सब के बारे में अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड क्या करते हैं, अपन ग्रुपिंग कर लेते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेते हैं और उसके बेसिस पे 2 ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 2 या जितने भी ग्रुप बनाने बना लेते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होंगे तो वो ग्रुप जो होंगे उसमें बहुत सारी डिसिमिलरिटी होने के बाद भी मेंबर को उस एक पर्टिकुलर या 2-3 पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से एक साथ रख दिया जाएगा और वो ग्रुप इतने रिलेटेड नहीं लगेंगे। उसके मेंबर जो होंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन सबको एक साथ रखना भी चाहिए था, क्योंकि आपने तो सिर्फ 1 या 2 फीचर लिए थे और वो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिए थे। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या सरफेसियल कैरेक्टर पे क्या होता है, बेस्ड होता है। कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में करवाया था, वो कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। सेकंड आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम को अपन को जो ग्रुपिंग बनानी है वो और नेचुरल दिखे, अच्छे से ग्रुपिंग बने, उसमें ज्यादा रिलेटेड मेंबर एक साथ में पुट हो। इसके लिए नेचुरल सिस्टम में क्या करते हैं, सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं, उसके अलावा कुछ इंटरनल कैरेक्टर भी लेते हैं, जैसे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ले लिया, एम्ब्रियोलॉजी के फीचर्स ले लिए, फाइटोकेमिस्ट्री ले ली। इन सब के बेसिस पे क्या करते हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। और ये सिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ज्यादा रिलेटेड स्पीसीज है या ज्यादा रिलेटेड मेंबर जो होते हैं वो एक साथ में पुट किए जाते हैं। इसका एग्जांपल होगा बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। अपनी बुक में आर्टिफिशियल सिस्टम के क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दे रखा है, नेचुरल सिस्टम के भी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दे रखा है। ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करने, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि ये किस पे बेस्ड होता है, फाइलोजेनी पे बेस्ड होता है। फाइलोजेनी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसके ऊपर बेस्ड ये होता है। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में पुट किए गए तो उनके सारों के एंसेस्टर जो होगा एक ही होगा। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे करेंगे तो एक ग्रुप के सारे मेंबर का जो एंसेस्टर होगा वो एक ही होगा। एंसेस्टर मतलब जिससे वो ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ग्रुप हैज कॉमन एंसेस्टर। इसका एग्जांपल अपनी बुक में दे तो नहीं रखा, बहुत सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम होते हैं। एक आपको एग्जांपल बताता हूं, इंगलर प्रेंटल जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस में आता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आता है। एक और चीज, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन स्टडी करने के लिए 2 चीजों की स्टडी करते हैं। एक तो फॉसिल्स का एविडेंस लेते हैं। जब अपन 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इवोल्यूशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन फॉसिल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और साथ में वहां पर कनेक्टिंग लिंक भी आएगी। कनेक्टिंग लिंक ऐसे मेंबर को कहते हैं जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप के क्या होते हैं, फीचर्स। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो वायरस, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो फॉसिल्स एविडेंस और कनेक्टिंग लिंक से फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो निकाला जाता है। लेकिन तब क्या करें जब अपन के पास फॉसिल एविडेंस इतने अच्छे ना हो। देखो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें जब कॉमन एंसेस्टर का पता चल जाएगा तो रिलेटेड मेंबर ही एक साथ में ग्रुप में रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो सिस्टम होता है ये किस पे बेस्ड होता है, फॉसिल एविडेंस पे बेस्ड होता है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज के फॉसिल एविडेंस मिले ही मिले। अगर वो ना मिले तो अपन क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो एविडेंस, फॉसिल एविडेंस, देन वी यूज अदर रिसोर्सेज टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन। तो फिर अपन कुछ और यूज करेंगे क्लासिफिकेशन देने के लिए। और इसके लिए अपनी बुक में 3 एग्जांपल दे रखे, एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। देखो, जब मैंने टेक्सोनॉमी वर्ड करवाया था तो मैंने बोला था टेक्सोनॉमी में 3 चीजें एक साथ आती है। कौन कौन सी आती है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफाई करना। इसका मतलब टेक्सोनॉमी में अपन क्लासिफिकेशन भी स्टडी करेंगे। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी।
देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सारे करेक्टर पे बेस्ड होती है, जितने करेक्टर ले सकते हैं उतने करेक्टर पे बेस्ड होती है। इसमें क्या करते हैं कि हर करेक्टर को एक नंबर या कोड दे देते हैं। कोड देते ना अपन, जैसे A1 B1 C1 या फिर XYZ, कुछ भी एक कोड दे देंगे हर करेक्टर को। फिर अपन क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उसके जितने भी फीचर्स हैं उसको कोड से कंपेयर करेंगे, और ये सब करने के लिए अपन कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें देखेंगे कि एक पहले से जो ऑर्गेनिज्म पता है उससे इसके कितने करेक्टर मैच करते हैं। जितने ज्यादा करेक्टर मैच करेंगे वो उसके साथ में अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे सपोज करो कि X एक पहले से नॉन ऑर्गेनिज्म है और इसके कुछ अपन मान लो 92 करेक्टर अपन ने स्टडी कर रखे हैं, ठीक है। और A और B अपने दो अननोन थे और इसके करेक्टर स्टडी करने लगे और पता चला कि इस वाले ऑर्गेनिज्म से इसके करीब 89 करेक्टर मैच करते हैं और इस वाले ऑर्गेनिज्म के इसके सिर्फ 17 करेक्टर मैच करते हैं। तो इस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, इसी की ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है, पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से की जा सकती है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग से की जाती है। और उसमें हर जो करेक्टर होता है, 2 पॉइंट आप याद रखें, हर करेक्टर को इक्वल वेटेज या इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है। हर करेक्टर को एक नंबर या कोड असाइन किया जाता है और फिर कंप्यूटर की हेल्प से उसे प्रोसेस किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। ये अपने क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसको अपन ने चैप्टर नंबर 1 में फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी स्टडी किया था। देखो क्लासिफिकेशन में फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक्सोनॉमी का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। अब देखो साइटोटेक्सोनॉमी जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, साइटोलॉजिकल करेक्टर बोले तो सेल के करेक्टर। जैसे क्रोमोसोम ले लिया तो क्रोमोसोम के नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, एनाफेजिक मूवमेंट की समय जब अपन अपने सेल डिवीजन करेंगे तो उसमें जब आएगा तो एक क्या होगा कि एक स्टेज आएगी जिसमें एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं, जिसमें अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव करते हैं। उस समय उनका शेप भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है उनके बेस, सारे के सारे सेल के फीचर है, उनके बेसिस पर अपन क्लासिफाई करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। एक अपनी बुक में और दे रखी है जिसे कहते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। और कीमोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगी, ऑर्गेनिज्म के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड होगी। और ये सारी टेक्सोनॉमी, ये तीनों जो है तब ज्यादा यूजफुल होते हैं जब अपन के पास फॉसिल एविडेंस नहीं होते, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ये पूरा का पूरा अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में था। अब देखो इस चैप्टर में अपन को करना है प्लांट किंगडम। तो जब अपन ने चैप्टर नंबर 2 किया था तो अपन ने कहा था सारे ऑर्गेनिज्म को अपन 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। तो किन ऑर्गेनिज्म को अपन प्लांट किंगडम में रखेंगे वो अपन देखते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, सेल वॉल उसमें होनी चाहिए और वो भी किसकी बनी होनी चाहिए, सेलुलोज की, और ऑटोट्रॉप्स होना चाहिए, मतलब अपना फूड वो खुद सिंथेसिस करे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन किस किंगडम में रखते हैं, प्लांटी किंगडम में या प्लांट किंगडम में करते हैं। अगर ये सारे किसी में फीचर है तो वो किस में होगा, प्लांटी किंगडम का होगा। एक और चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, जब 2 किंगडम सिस्टम करवाया जाता था, जिस समय सारे ऑर्गेनिज्म को या तो प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में डिवाइड किया जाता था, उस समय बैक्टीरिया, फंगस और कुछ प्रोटिस्टा को भी प्लांट किंगडम के साथ में स्टडी करवाया जाता था। हालांकि अब 5 किंगडम सिस्टम में वो नहीं करवाया जाता, लेकिन पहले वो सब भी किस में करवाए जाते थे, प्लांट किंगडम में करवाए जाते थे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से अपन को ग्रुप स्टडी करने, ठीक है, और उनके क्या क्या फीचर्स हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि प्लांट किंगडम में अपन को कौन कौन से ग्रुप स्टडी करने। तो अपन को यहाँ पर 5 ग्रुप स्टडी करने। पहला है थैलोफाइटा, जिसमें अपन एल्गी की स्टडी करेंगे, इसे अपन एल्गी के नाम से भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, फिर 4th है अपने जिम्नोस्पर्म और फिर अपने एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लांट की अपन स्टडी कर रहे हैं, जो प्लांट किंगडम में मेंबर आते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे क्या उसमें प्लांट बॉडी जो होती है उसमें लीफ, रूट, स्टेम, इन सब का डिफरेंशिएशन है क्या। मतलब क्या आप प्लांट बॉडी को देख के बता सकते हैं कि उसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहां पर है, लीफ कहां पर है, क्या ये डिफरेंशिएशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे प्लांट बॉडी को कहते हैं थैलस। क्या कहेंगे, थैलस।
और उन सारे प्लांट मेंबर को किस में पुट करेंगे, थैलोफाइटा में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, थैलोफाइटा में। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, जब टू किंगडम सिस्टम पढ़ाया जाता था तो उस समय थैलोफाइटा में एल्गी और फंगाई दोनों को पुट किया जाता था। लेकिन अब जब फंगस को अपन अलग से किंगडम में पुट कर चुके हैं तो अब प्लांट किंगडम का जो थैलोफाइटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको करवाया जाता है, एल्गी को। यही वजह है कि बुक में थैलोफाइटा नाम ना देकर क्या दे रखा होता है, एल्गी दे रखा होता है। तो एल्गी वो प्लांट मेंबर होते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ का डिफरेंशिएशन ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कहां रूट है कहां लीफ है वगैरह, ठीक है। और इनके सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, नॉन जैकेटेड होंगे। जब अपन टॉपिक करेंगे तो अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को। और इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, ये याद रखना आपको, ठीक है। जो सेकंड जो कैटेगरी होगी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन होगा, उनमें साथ में एक और फीचर होगा, उसमें रूट, स्टेम, लीफ का तो डिफरेंशिएशन है ही है, साथ में एम्ब्रियो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे और उनपे एक जैकेट होगा, तो जैकेटेड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होगा। अब क्योंकि इस कैटेगरी वालों में एम्ब्रियो बनता है तो इस कैटेगरी में जितने भी मेंबर आते हैं उन सबको एक साथ किस में पुट किया जाता है, एम्ब्रियोफाइटा में पुट किया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट किंगडम के ऐसे मेंबर जिनमें एम्ब्रियो बनता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। इस वाले ग्रुप को फिर अपन ने डिवाइड किया, किसके बेसिस पे डिवाइड किया, क्या वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं। वेस्क्यूलर सिस्टम किसे कहते हैं, जाइलम, फ्लोएम, क्या ये है या नहीं है। अगर जाइलम, फ्लोएम नहीं है तो फिर उस मेंबर को अपन पुट करेंगे ब्रायोफाइटा में। किस में पुट करेंगे, ब्रायोफाइटा में। यहां अपना सेकेंड ग्रुपिंग आ गई। तो ब्रायोफाइटा में किन मेंबर को पुट करते हैं, जिनमें रूट, स्टेम, लीफ डिफरेंशिएशन होता है, जिनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ऐसे मेंबर को अपन किस में पुट करते हैं, ब्रायोफाइटा में। लेकिन अगर उनमें वेस्कुलर सिस्टम है तो फिर उस कैटेगरी को क्या कहेंगे, तो उस कैटेगरी को अपन कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइटा, जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें कौन कौन आते हैं, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म। एक मेंबर इधर अलग से निकल गया। इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। अब जो ट्रैकियोफाइटा के मेंबर है उन्हें फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे किसके बेसिस पर, कि क्या उनमें सीड बनते हैं या नहीं बनते। तो अगर सीड नहीं बनते तो उन्हें अपन किस में पुट करेंगे, टेरिडोफाइटा में। देखो टेरिडोफाइटा में कौन से मेंबर आएंगे, जिसमें ऊपर वाले सारे करेक्टर होंगे, मतलब डिफरेंशिएट होगा रूट, स्टेम, लीफ में, एम्ब्रियो बनेगा, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड और मल्टी सेलुलर होंगे, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा और सीड नहीं बनाएंगे। ऐसे मेंबर को किस में पुट करेंगे, टेरिडोफाइटा में। जो सीड बनाएंगे उनको अपन पुट करेंगे स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा में कौन से आएंगे, वो सारे मेंबर आएंगे जिनमें सीड बनते हैं, और सीड दो में बनते हैं, एक जिम्नोस्पर्म में और एक एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कलेक्टिवली अपन क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोफाइटा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइटा, कोई तकलीफ नहीं। अब स्पर्मेटोफाइटा को फिर डिवाइड करेंगे अपन किसके बेसिस पे, क्या उनके सीड के ऊपर कवरिंग है या नहीं है। अगर सीड के ऊपर कवरिंग नहीं है, नेकेड सीड है, तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। सीड के ऊपर कवरिंग है तो वो एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। कितनी कवरिंग होगी इसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म को फिर डिवाइड कर सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये अपने मतलब एक तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ जिससे अपन समझ पाए कि क्या क्या फीचर वालों को कहां पुट किया जाता है। तो 5 कैटेगरी बन गई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो राइट ऑन द टॉप। प्लांट किंगडम में जो मेंबर सबसे मतलब ऐसे डेवलप्ड समझे जाते हैं वो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म के होंगे। एक और आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से समझना है, प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। देखो क्रिप्टो वर्ड आपने सुना होगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी आपने सुनी हो। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन और गेम्स का मतलब यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अगर प्लांट किंगडम के मेंबर ऐसे हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, मतलब बाहर से विजिबल नहीं है, अपन अगर उनकी स्टडी करें तो आसानी से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते, ठीक है। ऐसो को अपन क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स कहेंगे। इनमें फ्लावर जैसा कुछ नहीं होगा और इनमें सीड भी नहीं बनेंगे। तो वो मेंबर सारे
जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं, फ्लावर नहीं बनते, सीड नहीं बनते, उन सारों मेंबर को अपन किस में पुट करते हैं, क्रिप्टोगैम्स में पुट करते हैं। और कौन कौन आता है इसमें, एल्गी आती है, ब्रायोफाइट आता है और टेरिडोफाइट आता है। इन तीनों में फ्लावर नहीं होंगे, इन तीनों में सीड नहीं होंगे, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होंगे वो हिडन होंगे। दूसरे आते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरो का मतलब होता है ओपन और गैम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं, आसानी से देख पाते हैं। जैसे जिनमें भी फ्लावर बनते हैं आप उनके एंथर, स्टिग्मा, ये सब अपन बाहर से आसानी से देख पाते हैं कि ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो ओपन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो कैटेगरी होगी उनमें फ्लावर भी होंगे, इन कैटेगरी वालों में सीड भी बनेंगे। तो फेनेरोगैम्स में कौन आते हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओपन होते हैं और उनमें फ्लावर बनते हैं, उनमें सीड भी होते हैं। और इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और फेनेरोगैम्स में कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब अपन को इस चैप्टर में एक एक करके सारे ये 5 ग्रुपिंग करनी है। पहले अपन एल्गी करेंगे, उसके जनरल फीचर्स देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, फिर सेम का सेम अपन ब्रायोफाइट के बारे में, फिर टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। ये अपने इस चैप्टर के कंटेंट रहेंगे। तो अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, एल्गी। तब तक आप सब लोग इसे अच्छे से नोट करके इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।